मेरा नाम अंकित शुक्ला है। मैं गोंडा की एक गांव है देवरिया कलान, गोंडा डिस्ट्रिक्ट है बगल में। देवरिया कलान उस गांव का नाम है, वहाँ से हूँ। और हमने जो है अपना मैंने जो अपना जो है 10th है इटिया थोक वहीं के पास का जो है 7 किलोमीटर पड़ता है मेरे गांव से, वहाँ से किया है। 11th-12th हमने अपना जो है तुलसीपुर, मेरे पापा जहाँ जॉब करते हैं वहाँ से मैंने किया, जो मैंने बताया अभी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गया। अच्छी बात मेरे पूरे कैरियर लाइफ में यही रही कि मैंने अपना 1 साल भी कहीं ज़ाया नहीं किया। मेरा कहीं 1 साल भी वेस्ट नहीं हुआ। इसीलिए मैं आज 21 साल का हूँ, 21 साढ़े 21 साल का, और मैं पीएचडी कर रहा हूँ। और ये बहुत अच्छी उम्र होती है पीएचडी करने की, क्योंकि जब ये मेरी पीएचडी ख़त्म हो जाएगी 26-27 पे, 26-27 तक लोग प्रिपरेशन करते होते हैं। उस टाइम अगर मैं पोस्ट डॉक के बिल निकल गया 29 या 30 तक, मैं एक अच्छा किसी आईआईटी में प्रोफेसर बन सकता हूँ। नहीं भी अगर मैं पीएचडी भी कर लेता हूँ ऐसी की बात, तो वहाँ से आने के बाद अगर मेरे पास पेपर्स हो जाते हैं तो एनआईटी में आसानी से प्रोफेसर बन सकता हूँ। 26 साल की उम्र में तुम अच्छी जगह पे, अच्छी रेपुटेड इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर बन जाते हो, बहुत बड़ी बात है। ये फ़ायदा रहता है गैप ना लेने का। कभी कभी हमें पता नहीं होता है कि हम लोगों का सही समय क्या है। हमको भी नहीं पता है। जितना सही समय तुम लोगों का कॉलेज में है, इससे ज़्यादा सही समय तुम लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। अगर तुम बाई चांस कॉलेज के निकलने के बाद कुछ कर नहीं पाए, तो फिर तुम सबको लगेगा कि क्या हमने मिस किया। तो बहुत अच्छा समय है कि तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। कि कॉलेज ठीक है, कॉलेज भले ही कुछ जो है सपोर्ट इतना नहीं करता है, मार्क्स वगैरह देखता है, अटेंडेंस वगैरह देखता है, पर जो हॉस्टल्स हैं, जो टाइम है तुम लोगों के पास, तुम लोग सब सेकेंड ईयर में हो, जो थर्ड ईयर में है, और सेकेंड ईयर वाला तो थोड़ा बिजी रहते हैं। थर्ड ईयर वाला जो है थोड़ा छूट मिल जाती है तुम सबको थोड़ा बहुत। तो उस छूट में जो है तुम सब जितना अच्छा कर पाओ, क्योंकि हॉस्टल जैसा इन्वायरमेंट, तुम बाहर जाके रूम लेके रहोगे ना जब, तो वहाँ पे प्रेशर रहता है कि पापा पैसा दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, फिर हमेशा मकान मालिक को देना है, ये देना है, खाना इधर उधर, भले ही खाना अच्छा नहीं है, पर ठीक है बाहर भी जाओगे इससे अच्छा खाना तुमको मिलेगा नहीं, ऐसे ही खाना मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो अभी समय है ना तुम लोगों के पास, बहुत अच्छा समय है। हमने भी यही सोचा था, और मैं डर भी रहा था कि अगर मैं इसके बाद कुछ ना कर पाया तो मेरे को दिक्कत होगी। कि क्या था कि जो है मेरी बैकग्राउंड बहुत अच्छी थी नहीं, मेरे भैया भी अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन्होंने जो है अपना बीटेक आईआरसी कन्नौज से किया है, 1 साल में उनसे छोटा है। उनकी रैंक अच्छी थी, 14,000 थी उनकी रैंक, जबकि उनको आईआरसी कन्नौज मिला। मेरी रैंक थी 42,000, मेरे को ये मिल गया, किस्मत अच्छी थी मेरी। मैं 6th राउंड तक गया, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि मेरे को ये मिल जाएगा, पर मैं 6th राउंड तक गया। जो काउंसलिंग होता है, स्लॉट होता है, वो 5 जो है नॉर्मल राउंड्स होते हैं, उसके बाद कुछ स्लॉट्स वगैरह कुछ होते हैं करके, हाँ। तो उसमें मेरे को हो गया किसी तरह। तो जो है जब हो गया मेरा किसी तरह, तो हमने सोचा कि जहाँ 1 साल में मैंने लैपटॉप वगैरह मंगा लिया था कि अब जाऊँगा और अच्छे से प्रिपरेशन करूँगा। कि जो मेरा भी बैकग्राउंड था बहुत अच्छा नहीं था। आज मैं तुमको शुरू से बता रहा हूँ अपने बैकग्राउंड के बारे में। तो एक्चुअली क्या था कि मेरे शुरू के बैकग्राउंड, जब मैं छोटा था, दूसरी तीसरी चौथी की बात है, तब मेरा बहुत बेकार था, मतलब जितना बेकार हो सकता है। मेरे पास पढ़ने के भी पैसे नहीं थे, घर में भी ठीक ठाक नहीं था। प्राइमरी में पढ़ा हूँ मैं, 2 साल में प्राइमरी में पढ़ा हूँ। प्राइमरी होता है ना सब गाँव में स्कूल, 2 साल वहाँ पढ़ा। फिर पापा की नौकरी लग गई ड्राइवरी में, तो उनके पास थोड़ा पैसा वैसा आया। हाँ, कि मेरे पापा ऐसे थे कि वो चाहते थे कि मेरा बच्चा मैं कितनी अच्छी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा पाऊँ। मारते हुए थे मेरे पापा। तो क्या था कि वो चाहते थे कि मैं उनके अब के रिजल्ट दूँ। हालाँकि चीज़ें हमेशा कभी समझ में नहीं आती हैं कि मुझे कब क्या करना चाहिए। छोटा था तो मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता था, बिल्कुल नहीं पढ़ता था। पापा ने जब लग गया तो जो है थर्ड थर्ड 2 साल प्राइमरी पढ़ा, थर्ड फोर्थ जो है मैंने प्राइवेट स्कूल में, कोई जान पहचान का था उसमें पढ़ा। फिर फिफ्थ मैंने नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट मैं 6th में गया हूँ। 6th में मेरे पापा ने एक
बहुत अच्छा कॉलेज था, डिस्ट्रिक्ट का सबसे बढ़िया, सेंट जेवियर्स हाई सेकेंडरी स्कूल। तो उसमें मेरा नाम लिखवा दिया था। वहाँ पे भी जाके मैं काफ़ी स्ट्रगल किया, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम था, बहुत अच्छा इंग्लिश मीडियम था। मैं हिंदी मीडियम से गया था तो प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी। 3 साल में वहाँ रहा, मतलब 3 साल, 6th 7th 8th पढ़ा। 6th 7th मेरे को कुछ पता नहीं था। मैं 30 किलोमीटर रोज ट्रेवल करता था। मेरा घर तुलसीपुर में था, जो है मेरा स्कूल था बलरामपुर में। 30 किलोमीटर का डिफरेंस था। रोज सुबह उठ के जाना रहता था बस पकड़ के, फिर आना रहता था। 6th 7th जो है, आधा 7th तक जो है मैं बस से गया। उसके बाद फिर पापा ने वहीं पे रूम ले लिया। एक मंदिर थी, हनुमानगढ़ी मंदिर, तो उसी में हम सब रहे थे। तो उसमें कुछ था नहीं, वो क्या बोले कि तुम यहाँ पे रहो, थोड़ा बहुत भगवान की सेवा करो, जो है मन बर्तन वगैरह धुल दिया करो और पढ़ा करो, जो है। तो मैं वहीं पे रहने लगा। वहाँ पे खाना वगैरह वो सब दे रहे थे, खाना अच्छा था वहाँ का। तो वहीं पे जब 7 साढ़े मतलब आधे 7th से गया मैं, तब फिर जब मैं रेगुलर क्लास में रेगुलर होने लगा, थोड़ा बहुत हर रोज क्लास अटेंड करने लगा, तब मेरी रेपुटेशन थोड़ी क्लास में बननी स्टार्ट हुई। वक्त तक वरना हमेशा पीछे और हमेशा E ग्रेड या D ग्रेड आता था। तब फिर एक्चुअली मेरा मैथ में इंटरेस्ट भी ज़्यादा था। फिर मेरे रेपुटेशन क्लास में बननी स्टार्ट हो गई। 8th तक मेरी अच्छी खासी रेपुटेशन बन गई थी मैथ में। मैथ में मैं बहुत अच्छा था। मैथ में जब भी मेरे नंबर 50 में से 40 45 ऐसे आते थे। उसके बाद जब मैं वहाँ पे रहने लगा मंदिर पे, तब मेरे को रियल में एहसास हुआ कि मेरे को करना क्या है। तब से मतलब 7th तक मेरे को पढ़ने में मन नहीं लगता था। मैं किसी तरह पापा की डर से, देखा कि पापा आ गए, किताब उठा के बैठ जाते थे, फिर चले जाए तो नहीं पढ़ता। जब बाहर गया मैं, तब मेरा पढ़ने में मन लगा कि हाँ मेरे को कुछ करना है। मैंने जो है एक CHS का इम्तिहान, वो एग्ज़ाम होता है बनारस में, मैंने उसमें जब 8th में गया वहाँ पे, तो फिर फॉर्म डाला कि हाँ तैयारी करनी है। मैंने बुक ली, उसकी प्रिपरेशन की 1 ही महीने में पूरा बढ़िया से। और चूँकि इतना अच्छा हो नहीं पाया, मैथ ही मेरे को आ रहा था, उसमें सारे सब्जेक्ट मेरे को याद है, सारे पूछते हैं। मैं गया, मेरे 48 नंबर आए थे 100 में से। हुआ नहीं वहाँ पे। फिर मैं जो है, मेरे को लग रहा था कि वहाँ पे पैसे, जो मैं जिस स्कूल में मैं था, बहुत पैसे लग रहे थे। और उसके बाद फिर मैंने पापा से बोला कि पापा एक्चुअली मेरे को कॉलेज नहीं जाना है, स्कूल मैं घर पे बैठ के कर सकता हूँ। मैंने फिर से मेरा हिंदी मीडियम में नाम लिखवा दिया यूपी बोर्ड में। 9th 10th मेरा वहाँ पे गया। फिर जो है 10th में मेरे भैया जो है, मैं 9th में था, मेरे भैया जो है शायद 10th में थे, हाँ 10th में थे, तो कानपुर गए JEE मेंस की प्रिपरेशन करने। तो फिर क्या किए, मेरे पापा ने मेरे को भेज दिया उनके साथ कि तुम वहीं पे रहना, रूम पे पढ़ाई करना। मैं आधे 9 से वहाँ चला गया प्रिपरेशन करने। थोड़ा बहुत मैं रूम पे ही बैठ के पढ़ता रहता था अपना 10th का, कि कितना अच्छा हो सके। 10th का जब एग्ज़ाम हो गया, 10th में भी मेरे मैथ में ही अच्छे नंबर आए थे, 100 में से 94 थे। बाकी सब में जो है 70 80 ऐसे थे, कुछ ज़्यादा खास नहीं थे। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने एक ईटूज़ मोशन, पहले आता था ईटूज़ मोशन करके लेक्चर होता था ऑनलाइन। मोशन में भी क्लासेस चलती हैं कोटा में, उनका मैंने लेक्चर लिया, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया। वहाँ से मैंने JEE मेंस की प्रिपरेशन करी। वहाँ पे भी मैंने एक ही गलती करी, हम पढ़ते चले गए सारे। 6 ही महीने में मैंने 11th और 12th के सारे सब्जेक्ट खत्म कर दिए पढ़ के। सुबह जो है 8 बजे जाते थे, रात में शाम में 8 बजे आते थे। पूरा टाइम वहीं पे कंप्यूटर से पढ़ना रहता था, PC से, तो वहीं पे पढ़ते थे। तो पूरा हमने एक हफ्ते में हर एक नोट्स खत्म होता था। तो मैंने 6 महीने पूरा कोर्स खत्म कर दिया पढ़ के। पर यही दिक्कत हुई, हमने रिवीजन नहीं किया, मेरे कुछ याद नहीं रह गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर भी देखा कि मेरे 11th 12th में जो है 9th 10th में काफ़ी पैसे, प्राइवेट था तो करीबन 15-15 हज़ार रुपये लग रहे थे। हमने पापा से वो भी मना कर दिया कि पापा मेरा आप नाम, जो एक होता है सरकारी स्कूल होता है ना 10th 11th 12th का, हमने कहा पापा आप उसमें लिखवा दें, कि मैंने लगा कि मैं कर सकता हूँ। मैं बिना पढ़े बिना स्कूल गए मैं 10th में अच्छे नंबर आए। हमने कहा पापा वो भी ना जाए, क्यों ही जाना है फालतू में। तो उसमें 2500 रुपये लगे 11th 12th का पूरा। हमने वहाँ पे गया, पूरा जो है पूरा पढ़ा। 12th में मेरे नंबर अच्छे नहीं थे, हमने मैथ की प्रिपरेशन बहुत अच्छी सी की थी, बाकी मेरे मैथ में सबसे कम नंबर आए। एक्चुअली हुआ क्या कि हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में टाइम का ध्यान नहीं रह गया, तो 63 नंबर आए थे, बाकी सब में 80 82 ऐसे कुछ आए थे। ये रहा मेरा 12th तक की जर्नी। 12th के बाद मैंने JEE मेंस का फॉर्म भरा। मेरे को पता नहीं था मेरा होगा, क्योंकि मैंने यार ऑलरेडी प्रिपरेशन 6 महीने कर रखी थी, थोड़ा बहुत नॉलेज था मेरे को। JEE मेंस का एग्ज़ाम दिया था, मेरा कुछ अच्छा परसेंटाइल नहीं था। फिर UP का उस टाइम लास्ट एग्जाम ही था जिसमें मेरा हुआ। उसमें क्या था, माइनस मार्किंग नहीं थी, शायद 600 या 400 नंबर का वो होता था।
मैं गया, जितना हो पाया हुआ, मेरा 200 नंबर आया था उसमें, मेरी रैंक बहुत ज़्यादा थी। तो जब वहाँ पे हुआ तो मेरे को पता नहीं था कि मैं कुछ ये कॉलेज मिल जाएगा। मैंने अप्लाई कर दिया कि हाँ देखते हैं मिलता है नहीं मिलता है, नहीं तो फिर प्रिपरेशन करेंगे। लैपटॉप वगैरह फिर से मंगाया पापा से, पर बाई चांस मुझे ये कॉलेज मिल गया। मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। मेरे भैया की 14,000 रैंक थी, उनको REC अम्बेडकर नगर मिला था, जो कि उस टाइम रैंकिंग में 6 था, 6 या 7। ये कॉलेज उस टाइम रैंकिंग में 1 था REC में। खाली जितने भी REC हैं उसमें रैंकिंग 1 था ये कॉलेज। मेरा इसमें हो गया 6th स्लॉट में। जब मेरा हो गया तो मैंने सोचा कि अब कुछ, अगर 1 साल मेरा बच गया है, मैं जहाँ प्रिपरेशन करने जा रहा था, तो लाओ मैं अब अच्छे से मेहनत ही करता हूँ। मेरी दिक्कत ये थी कि मेरी राइटिंग बहुत गंदी थी, तो पढ़ता बहुत था। मैं शुरू में जब से आया इतनी मेहनत किया, लोग मेरे को काफ़ी चढ़ाते भी थे कि सारी रात सारा दिन पढ़ता रहता है, ये वो फलाना ढिमका। पर मैं इतना ध्यान नहीं देता था, मैं पढ़ने में बहुत स्ट्रिक्ट था। जो है उसके बाद फिर मेरी राइटिंग बहुत गंदी थी शुरू में। एक कुछ पहला एग्ज़ाम जो है यहीं पे हुआ, उसके बाद घर पे चले गए। पहले एग्ज़ाम में यहाँ पे हुआ तो मेरे केमिस्ट्री में, कोई केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है कुछ करके, मेरे को पूरा नाम याद नहीं, उसमें बैक आ गई। मेरे को पता था मैंने लिखा तो है, बैक नहीं आ सकती। मैंने रीचेक करवाया तो मेरा फिर 32 नंबर हुआ शायद बढ़ के। 17 नंबर पहले आए थे, फिर 17 नंबर बढ़े, शायद 17 कुछ ऐसे बढ़े थे, 32 नंबर हो गया, वो क्लियर हो गया। उसके बाद फिर मैथ वगैरह में यहाँ पे टीचर जानने लगे थे, यहाँ पे भी मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था, सर से मिलता रहता था, सर मेरे को जानते भी थे। तो ये ऐसे रहा। उसके बाद सेकेंड ईयर में ही जो है सर्विंग वगैरह पढ़ाई जाती है ना। हाँ, सेकेंड ईयर का एग्जाम हुआ तो सर्विंग में मेरी बैक आ गई। उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से लिखा था, मतलब मेरे को पता था कि मैंने अच्छे से लिखा था। मेरी राइटिंग बहुत गंदी थी, मैं एग्जाम में बहुत तेज लिखता था, मेरी राइटिंग बहुत गंदी बनती थी। मेरे आए थे उसमें 20 या कुछ नंबर आए थे, हालांकि 20 या 17 कुछ थे ऐसे, मेरे को याद नहीं। फिर जब मैंने बढ़वाया, फिर से रिचेक करवाया, मेरे को पता था मैंने लिखा है, मेरे 57 नंबर हुए उसमें, काफ़ी नंबर बढ़े। तो जो है ये 2 बार मेरे बैक आई उन सब में। लेकिन मैं पढ़ता ज़रूर था, मैं मेहनत करके पढ़ता था। मेरे को पता था क्योंकि मेरे कुछ ऑप्शंस थे, कुछ यहाँ का क्रिटिकल रीजन हो गया था कि हाँ मेरे को कुछ करना ही है, जो है पर्सनल प्रॉब्लम्स। बाकी घर पापा हमेशा मोटिवेट करते रहते थे। पापा को हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी जब से मेरा नाम इसमें आ गया कि हाँ ये लड़का कुछ करेगा, ये लड़के कुछ करेगा। और बच्चों पे इतना, और भैया भैया पे इतना ध्यान नहीं, पर मेरे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। क्योंकि जब जब मैं यहाँ पे आया तो थोड़ा मेरा नंबर हमेशा भैया से ज़्यादा ही आता था। और REC में वो थे तो उनका जो फर्स्ट ईयर का, मेरा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कंपेरिजन अलग था। तो जो है ऐसा रहा, मेहनत करता रहा। गलती मैंने क्या की गेट में, मैंने क्या किया, मेरे को पता था मेरे को प्रिपरेशन करनी है, सीनियर से इंटरेक्ट किया पहले ही। पहले तो मेरा क्लियर नहीं था कि मेरे को करना क्या है। पहले मेरा एम था UPSC का, तो एक सर थे तो उनसे मैंने UPSC का लेक्चर लिया। और फिर जो है चूँकि UPSC में टाइम लगता है थोड़ा बहुत, तो हमें लगा कि हमने क्या सोचा था कि हम क्या करेंगे, पहले गेट निकालेंगे, गेट से कोई एक जॉब ले लेंगे, और उसके बाद जब जॉब मिल जाएगी तो हम UPSC की प्रिपरेशन करेंगे उसके साथ। तो जॉब मैंने मतलब UPSC और गेट की दोनों के लेक्चर्स लिए तो फिर उस टाइम UPSC तो बंद ही कर दिया थोड़ा दिन पढ़ के। फिर गेट में लग गया पूरा मतलब फुल 100% देने। पढ़ता रहा, जितना हो सका मेहनत किया, पर थोड़ा कोर्स वर्क भी आ जाता था। नंबर बहुत अच्छे आ नहीं रहे थे, 7 CGPA 8 CGPA ऐसे ही आ रहे थे। मेहनत किया। गलती मैंने क्या की गेट में कि मैं क्या किया, जैसे मैंने उसमें किया था अपने JEE मेंस के प्रिपरेशन में, मैंने सारे सब्जेक्ट खत्म करना स्टार्ट किए। सर्वेइंग खत्म किया, फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म किया, सारा सब्जेक्ट खत्म करता गया। जिस सब में जो चल रहा था उसको मैंने खत्म किया। गलती ये कि मैंने रिवीजन नहीं किया। फाइनल ईयर में जब मैं थर्ड ईयर में पहुंचा, थर्ड ईयर में मुझे गेट का पेपर देना था, मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मैंने सेकेंड ईयर में पढ़ा मुझे कुछ नहीं याद है। बहुत बुरा लगा कि हाँ मैंने ये गलती की, पर उस टाइम मुझे कोई बताने वाला था नहीं कि हाँ तुम ऐसे पढ़ो। उस टाइम में ज़्यादा सीनियर भी इतने अच्छे कुछ थे नहीं कि हाँ वो बताया, ना ज़्यादा इंटरेक्ट करता था, मैं अपने आप में रहता था। तो मैंने पढ़ा, उसके बाद फिर जो है फिर से थर्ड ईयर में मतलब एग्जाम दिया, मेरे 20 नंबर आए, शायद 20-20 हज़ार रैंक थी मेरी, 20,000। उसके बाद जब मैंने देखा कि मेरे भैया के उस टाइम 23 मार्क्स थे, जबकि वो फाइनल ईयर में थे। मैंने देखा कि मैं अगर भैया का कंपैरिजन अभी भी कर रहा हूँ तो फिर भी मैं ठीक हूँ अपनी जगह पे। पेपर टफ आया था 2023 की बात। फिर मैंने फोर्थ ईयर में फिर से मेहनत की। शुरू में क्या था कि मैंने मेहनत की अच्छे से, लेकिन बाद में क्या हुआ कि प्रोजेक्ट ले लिया अमित सर के अंदर। अमित सर बताते बहुत अच्छा है,
बताते हैं कि कैसे करना है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे कर पाएँ, पर वो बच्चों से जब उनको आउटपुट नहीं मिलता है तो वो फिर थोड़ा लैग खा जाते हैं, फिर वो जितना ध्यान नहीं देते हैं। हमारे लोगों के केस में भी ऐसा ही हुआ था। पर मैं क्या करता था, मैं सर से इंटरेक्ट करता रहता था, सर के पास जाता रहता था कि सर मैंने ये कर लिया है, आप बताइए मैं क्या करूँ, मैंने ये कर लिया है, बताइए मैं क्या करूँ। एक दो बार मिला था इन सब चीज़ों के लिए, उन्होंने बताया कि अब कैसे करना है, क्या करना है। मेरे को कुछ टारगेट भी दिया था कि जो है अगस्त सितंबर तक, फोर्थ ईयर की बात है, अगस्त सितंबर तक उन्होंने बोला कि तुम सारा कोर्स ख़त्म करके और सारा PYQ लगा के मेरे पास आओ, पर मैं कर नहीं पाया था। तो क्या हुआ कि फाइनली मेरा प्रोजेक्ट आ गया। प्रोजेक्ट में दिक्कत ये हुई कि कुछ मेरे लोग थे, मैम वगैरह थी, कुछ अदर लड़कियां थी, लड़कियां कुछ इतनी जानकार थी नहीं, पूरा प्रोजेक्ट मैं ही संभाल रहा था। मैं किसी को काम करने दे नहीं रहा था, जिसको चाह रहा था कि वो काम करे वो कर नहीं रहे थे। एक लड़का था, मैंने तुमको बताया क्लास में, एक लड़का था मेरे क्लास में, तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, पर काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन उसने यहाँ पे फेस किया। बहुत गरीब था यहाँ पे, उसने उसके बाद यहाँ पे कॉलेज वालों ने थोड़ी बहुत दिक्कत हुई उनके बीच में, बहुत ज़्यादा गरीब था। तो मैं चाहता था कि उसका कुछ भला हो जाए, पर उन सब की वजह से उसका पेपर क्लियर नहीं हो रहा था, 5-6 बैक आ गई थी उसकी। किसी तरह उसने अब बहुत कुछ इस टाइम क्लियर हो गया फाइनली। तो उसकी हेल्प करने के लिए चलो ठीक है कि हाँ ये प्रोजेक्ट में कुछ नहीं करेगा पर मेरे साथ रहेगा, उसका नंबर अच्छा आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने उसको उसको ले लिया, 3 लड़कियों को ले लिया और एक मैं था, 5 लोग थे मेरे ग्रुप में। सारा काम मैक्सिमम क्या करना है, कैसे रिसर्च पेपर लिखना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सारा काम लगभग मैं करता था। थोड़ी बहुत हेल्प करनी होनी थी, कहीं PPT बनानी है, कहीं कुछ टॉपिक अगर वर्ड से इधर कॉपी पेस्ट करना है, तो ये सब काम है वो सब करती थी। हाँ, जब यहाँ पे लैब में एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे थे कि हाँ ये चेक करना है, मॉइस्चर कंटेंट चेक करना है और सारी चीज़ें मिट्टी का जब हम कर रहे थे, ब्रिक में मेरा काम था, तो वो सब चीज़ें वो सब कर रही है। ऐसा नहीं कि उसने सारा मैंने किया, पर 60% इन्वॉल्वमेंट मेरी ही थी, 60 से 70%। मैं दौड़ा इधर उधर, वहाँ पे एक भट्ठा है उधर कहीं चल के वहाँ गया, फिर इधर एक भट्ठा है वहाँ चल गया, कई बार गया, 2-3 बार बनाया, एक बार छोटे सैंपल्स बनाए, फिर एक ओरिजिनल साइज सैंपल्स बनाए। क्योंकि क्या हो गया था कि मेरा प्रोजेक्ट CST यूपी में सेलेक्ट हो गया था, नहीं कि हाँ मेरे को इसमें काम करना। उस टाइम आया था वैकेंसी उसकी, मतलब वो आई थी भरने वाली, फॉर्म फिल करने वाला, तो हमने फिल कर दिया अच्छे से, उसका कंटेंट वगैरह लिखा, तो वहाँ पे सेलेक्ट हो गया कि तुम्हारा हो गया है। पहले से 3 प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुए थे, 2 अवनी सर के अंडर थे, एक मित्राय सर के अंदर मेरा ही था। तो जब हो गया तो उसके लिए अब करना ही था, क्योंकि वो सब अगर पैसा दे रहे हैं तो उनको रिजल्ट चाहिए था कि हाँ तुमने क्या किया है पूरे इस पैसे का, क्या क्या मंगाया। तो वो सब पूरा हम करके गए, तो अच्छे से मतलब अच्छा किया था हमने, पर वहाँ पे बोल नहीं पाए इसलिए सेलेक्ट नहीं हुआ और रिवार्ड नहीं मिला। 20,000 मिले थे उसके लिए, चूँकि वो भी बहुत ज़रूरी था। सेलेक्ट हो गया था, मैं मेन रिप्रेजेंटेटिव था, तो वहाँ पे मेरे को भी करना था, तो मैं गेट पे इतना ध्यान दे नहीं पाया। जब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ जनवरी में, शायद 31 जनवरी या कुछ 20 जनवरी के करीब ख़त्म हो गया था। पेपर मेरा 12 या 2 को था, मेरे को इतना याद नहीं, पर करीबन 10-15 दिन का टाइम मिला था। उसमें मैंने जो पढ़ा था अगस्त तक पढ़ा था, हाँ अगस्त तक पढ़ा था जो, मैंने उसको अच्छे से रिकॉल किया, ज़्यादा से ज़्यादा उस बीच में क्वेश्चन लगाया, टेस्ट काफ़ी ज़्यादा दिए। टेस्ट बुक का लिया था, 300 रुपये 400 रुपये में मिल गया था 3 साल का, तो वही लेके जो है उसका टेस्ट कई बार री अटेम्प्ट भी कर सकते थे, तो देखता रहता था कि कहाँ गलती हुई क्या हुआ। उसको मैंने दिया, मेरी जी का एक टेस्ट दिया था, उसमें मेरे 20 नंबर आए थे। मैं डीमोटिवेट हो गया, तो मैं फिर से टेक्स्ट बुक पे गया कि हाँ इसी का दूंगा। उसमें मेरे नंबर जो है, अगर प्रीवियस ईयर का दे रहा था उस टाइम, फाइनल ईयर की बात है, तो मेरे 45-46 ऐसे नंबर आ रहे थे। नॉर्मल नंबर मेरे जो है 35-40-30 ऐसे आ रहे थे जो उसका था। पर मॉक टेस्ट देने के बाद ये पता चल जाता है, मैंने अपने एग्जाम का एनालाइज किया, अपने भाई का एनालाइज किया, बहन का एनालाइज किया। मॉक टेस्ट देने के बाद अगर तुम 10 मॉक टेस्ट या 5 मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसमें जितना भी नंबर तुम्हारा आ रहा है, उसमें तुम्हारा फाइनल एग्जाम में तुम्हारा 5 नंबर कम या ज़्यादा, या 10 नंबर मान लो, बहुत अप्रॉक्स 10 नंबर कम या ज़्यादा आएगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो अगर तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो और तुम्हारा नंबर 60 आ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि तुम्हारा 55 से 65 के बीच में नंबर है। अगर तुम्हारा ज़्यादा है तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, अगर कम आ रहा है तो तुम्हारी किस्मत बेकार है, ऐसी मान के चल सकते हैं। पर मॉक टेस्ट तुमको एक क्लियर आइडिया दे देता है कि मेरी तैयारी अभी तक कितनी हुई है। अगर नंबर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि तुम्हारी तैयारी कमी है। हमने क्या किया, हम सारे सब्जेक्ट पढ़ नहीं पाए थे, स्टिल मैंने छोड़ दिया था,
स्टिल मुझको काफ़ी लेंदी लग रहा था और मेरा 1-2 नंबर का आता था, वेटेज ज़्यादा है नहीं गेट में उसका। तो हमने जो मेन सब्जेक्ट थे, जियोटेक, एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, मैथ्स, ये बहुत अच्छे से पढ़े थे और उनको बहुत अच्छे से रिवाइज किए थे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी लगाए थे। फ्लूइड मैकेनिक्स, सोम, ये भी इम्पोर्टेंट्स हैं। इसके लिए मैंने एसी की हैंडबुक आती है, उसको फॉलो किया था। वो बहुत अच्छी बुक है, एक लड़के ने मेरे को सजेस्ट किया। पहले मैं मेडिजी का लिया पर उतना अच्छा था नहीं थर्ड ईयर में। मैंने एसी का लिया, मेरे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन उस एसी के हैंडबुक से बिल्कुल करेक्ट जैसे था वैसे आ गया था उसमें गेट में, तो मेरे को काफ़ी काम दिया। बस इतनी प्रिपरेशन की मैंने गेट के लिए, जाके पेपर दिया, किस्मत अच्छी थी, कुछ क्वेश्चन जो पढ़े थे वही आ गए, तो मैंने दे दिया। मैंने मार्क चेक किया था, मेरे 31-32 नंबर आ रहे थे, पर नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो अनअकैडमी वगैरह प्रिडिक्ट करते हैं ना, रैंक प्रिडिक्टर, जैसे मेरे 31 नंबर आ रहे थे उस टाइम, मेरे को पता नहीं था कुछ होगा। फिर जो है मैं फाइनल मार्क्स जो है 37.99 आया, 38 नंबर लगभग, गेट स्कोर 459 था। फिर वही हाल था कि मेरे को, जैसे मेरा बीटेक में यहाँ पे हुआ, मेरे को पता नहीं था कि मेरा किसी में हो पाएगा, क्योंकि नंबर बहुत कम थे, पर मैंने अप्लाई किया हर जगह, सारे आईआईटीज़ में लगभग अप्लाई किया, और खाली आईआईटी गुवाहाटी का कॉल आया था। मद्रास का भी एक बार एडिट आया था, पर उन्होंने कॉल नहीं किया। आईआईसी बेंगलोर का आ गया। आईआईसी बेंगलोर में क्या किया, मैं जानता नहीं था इसके बारे में कुछ भी। मैं इसमें सोच रहा था कहाँ कहाँ अप्लाई कर दूँ, कहीं से हो सकता है आ जाए, किस्मत अच्छी हो। मैंने एमटेक के लिए गया था, पर चूंकि उसकी डेट निकल चुकी थी, तो एमटेक रिसर्च की डेट बची थी। मेरे को उसके बारे में मालूम नहीं था, पर वो लगभग कल या परसों लास्ट डेट ही थी, तो हम कहा कर देते हैं, बाद में देखा जाएगा। पैसा कुछ ज़्यादा नहीं, 800 रुपये लग रहे थे। हमने कहा कर देते हैं, तो हमने कर दिया जो है। हालांकि बाद में क्या हुआ, कॉल आ गया। जब कॉल आ गया तो फिर थोड़ा मैं स्ट्रिक्ट हुआ। वैसे हमने गेट के बाद पढ़ाई अपनी छोड़ दी, गेट देने के बाद पूरा प्रोजेक्ट में लग गया, प्रोजेक्ट अच्छे से करने लगा। तो उसमें मेरी पढ़ाई थोड़ी बहुत डाउन भी हो गई, क्योंकि मैंने गेट पे इतना ध्यान दिया नहीं। गेट हो गया था मेरा, सोचा था अगर जाऊँगा तो कहीं बाहर जाके फिर से तैयारी करूँगा, नहीं हुआ कुछ। तो फिर लेकिन फाइनली कॉल आ गया वहाँ से। मेरा क्या था कि जो है 12 या 13 में गुवाहाटी में इंटरव्यू था, और जो है 14 या 15 में शायद वहाँ पे था, आईआईसी बेंगलोर में। मैं सर के पास गया, मैंने सर से पूछा, सर क्या किया जाए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मुझे पता नहीं कि हो पाएगा। कुछ इतना अच्छा था नहीं पढ़ने में, बहुत नॉर्मल बच्चा था। सर से पूछा तो सर ने कहा कि अगर हो पाए तो दोनों दे दो, पर ट्रेन से जाना इम्पॉसिबल था। तो मैंने पापा से बोला, तो उन्होंने वहाँ से गुवाहाटी से फ़्लाइट बुक कर दी वहाँ की, बेंगलोर की। तो फिर जो है वहाँ से पहले ट्रेन से गया गुवाहाटी, गुवाहाटी में इंटरव्यू दिया, और एक दिन शायद रुका, वहाँ कैंपस वगैरह देखा, वहाँ के बच्चों से बात की कि कैसा है एनवायरनमेंट। गुवाहाटी का जो है सिविल का कंडीशन ठीक नहीं है, बहुत बेकार है। वहाँ के भी बच्चे, बीटेक के बच्चे की बात कर रहा हूँ, कि प्रोग्रामिंग वगैरह सीख रहे हैं ताकि उनका कहीं प्लेसमेंट हो जाए। मैंने जहाँ जितना बच्चों से इंटरेक्ट हो पाया उतनी की बात बता रहा हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है। तो फिर मैं वहाँ गया तो मेरा मन भी नहीं था गुवाहाटी में लेने का। फिर मैं वहाँ गया, वहाँ पे गया तो पहुँचा, शायद रात में पहुँचा था। रात में वहीं पे रुका गेट के बाहर, गेट के अंदर जाने नहीं दे रहे थे, तो गेट के बाहर पूरी रात बैठा रहा। सुबह हुआ तब जाने दिए अंदर। अंदर गया तो वहाँ पे सिविल डिपार्टमेंट जब पहुँचा, तो उन्होंने पूछा मेरे से कि जो है कितने सब्जेक्ट का इंटरव्यू देना है, किस किस में देना है। फॉर्म लेके आया, मैंने चारों में फिल कर दिया। 4 मैंने पढ़ा था अच्छा, कि मैंने ऑलरेडी जियोटेक, एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, और एक और कोई वाटर रिसोर्स करके स्ट्रक्चर, ये 4 मैंने भरे थे। क्योंकि अंशुमान सर से मेरी बात हुई थी, अंशुमान सर ने ही बोला था कि जाओ दे आओ। अंशुमान सर से मैंने उस टाइम वहीं पे पूछा कि सर बताइए कौन सा प्रेफरेंस पहले भरूँ। उन्होंने बोला स्ट्रक्चर भरो, स्ट्रक्चर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उन्होंने अपना जो है एमटेक ट्रांसपोर्टेशन से किया है। मेरे को स्ट्रक्चर बोले, मेरे स्ट्रक्चर तैयार नहीं था, मैं स्ट्रक्चर में बहुत कमज़ोर था, पर मैंने भर दिया। स्ट्रक्चर भरा, फिर जियोटेक भरा, फिर ट्रांसपोर्टेशन था, फिर जो है एनवायरनमेंट और वाटर रिसोर्स था। जो इसके बाद फिर इंटरव्यू मैंने 4 बार इंटरव्यू दिया, चारों सब्जेक्ट का गया। पहला इंटरव्यू मेरा स्ट्रक्चर में हुआ। वहाँ के प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, मतलब उनको समझते हैं कि बच्चा कहाँ से आया है, तो उसी हिसाब से क्वेश्चंस पूछते हैं। ये नहीं कि तुम बीटेक करके गए हो तो तुम बीटेक की जो टॉप नॉलेज है तुमसे उससे क्वेश्चन पूछें। तुमसे बहुत अच्छे से बोलेंगे, पोलाइटली रहो, बिल्कुल रिलैक्स रहो, कि कोई दिक्कत नहीं। चाहते हैं कि बच्चा जितना है डराए नहीं, डरे नहीं, जितना हो पाए बोल पाए। बहुत अच्छे से उन्होंने बताया वहाँ पे कि जो है
कैसे बोलना है, क्या बोलना है, डरो नहीं, बिल्कुल जो आता है वो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें बोला, वहाँ पे गया, जितने क्वेश्चंस पूछे बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं थे, नॉर्मल क्वेश्चंस थे, शियर फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट, ये सब चीज़ें, कंक्रीट में पोरोसिटी वगैरह के बारे में पूछी थी कुछ क्वेश्चंस। तो थोड़ा बहुत डर भी रहा था, मैं पहली बार गया था इंटरव्यू देने इस तरह, बहुत कुछ नहीं बता पाया। मैथ के क्वेश्चंस पूछे, उस टाइम मेरी मैथ इतनी अच्छी थी नहीं, खाली किसी तरह देके गया था। तो मैंने जो है मैथ की कुछ हद तक बताया, कुछ हद तक नहीं बताया, पर प्रोफेसर बहुत अच्छे थे। उन्होंने बाद में फिर पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो, एमटेक रिसर्च तुमने किया पीएचडी के लिए क्यों नहीं किया। फिर उन्होंने बताया कि पीएचडी में क्या करना होता है, एमटेक रिसर्च में क्या करना होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, उसके बारे में जो उन्होंने बताया। फिर उन्होंने पूछा हमसे क्या है कि तुम पीएचडी करना चाहोगे, कि वहाँ पे चूँकि रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो रिसर्च अच्छा वाला ही वो चाहते हैं कि बच्चे करें, पीएचडी ही करें, एमटेक रिसर्च पे उतना कोई ध्यान नहीं देता है। वहाँ पे भी एमटेक के बच्चों पे इतना ध्यान दिया नहीं जाता है जितना पीएचडी वालों को बच्चों को प्रेफरेंस किया जाता है। तो उनसे पूछा कि पीएचडी करना चाहोगे कि एमटेक रिसर्च करना चाहोगे, तो हमने पता नहीं था कि हाँ ऐसा भी होता है कि हाँ कोई डायरेक्ट बीटेक के बाद भी पीएचडी कर सकता है। तो मैंने बोला कि हाँ सर पीएचडी में कर दीजिए। वहाँ के बाद फिर मैं जियोटेक में गया। जियोटेक में वहाँ पे चूँकि हिंदी बोलने नहीं दे रहे थे स्ट्रक्चर में, कि जब जियोटेक में दे गया तो वहाँ पे थोड़ा हिंदी भी बोलने दे रहे थे, तो वहाँ पे इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा हुआ। मतलब मैंने 99% क्वेश्चंस लगभग बता दिए थे, कुछ क्वेश्चंस थे जो नहीं बता। उन्होंने पूछा प्रेफरेंस वगैरह क्या चाहोगे, एक्सपेरिमेंटल वर्क करना चाहोगे, थ्योरेटिकल वर्क करना चाहोगे, ये सारी चीज़ें उन्हें बताया। वाटर रिसोर्स ट्रांसपोर्टेशन नॉर्मल हुआ, वाटर रिसोर्स थोड़ा बेकार हुआ था। मैं चला आया, मेरे को पता नहीं था, मेरे को जहाँ तक पता था कि मेरा जियोटेक में हो जाएगा। तो फाइनली कॉल मेरा स्ट्रक्चर से आ गया कि तुम्हारा पीएचडी में हो गया है, कॉल आ गया है सबके लिए। तो वहाँ पे गया मैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि तुम कहीं पहुँच तो जाते हो, पर तुम्हारी किस्मत अच्छी होती है इसलिए तुम पहुँच जाते हो, तुम उस लेवल के होते नहीं हो। तो ये था, मैं पहुँच तो गया, वहाँ पे गया, सब कुछ हो गया, लेकिन दिक्कत ये थी अभी भी जो बच्चे और जगह से आए हैं, जो मैं हूँ, मेरे उनमें पढ़ाई के कॉन्सेप्ट को समझने में काफ़ी गैप है। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा, मैं तुमसे बता रहा हूँ, अभी अभी लास्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरा एग्ज़ाम था 20 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच, लगभग 3 दिन ऐसा रहा, 2 दिन ऐसा रहा कि मैं खाना खाने नहीं जा पाया, लैब में ही बैठा रहा। पूरे 10 दिन जो एग्ज़ाम चले मेरे, इसमें मैं क्या करता था, मेरी एक आदत है कि मैं बिना नहाए और बिना पूजा किए खाना नहीं खाता हूँ। तो जो है मैं क्या करता था, पूरी रात लैब में रहता था, सुबह उठ के जाता था, नहा रूम पे नहा के फिर तुरंत चला आता था, फिर पूरा दिन लैब में रहता था, पूरी रात लैब में रहता था। इस तरह पूरा 10 दिन मेरे गए, और 2 दिन तो ऐसा हुआ कि मैं खाना खाने भी नहाने भी नहीं गया, इसलिए खाना खाने भी नहीं गया। इतना दिक्कत ये इसलिए हो रही क्योंकि हम यहाँ से गए हैं, बैकग्राउंड बहुत अच्छा था नहीं इंग्लिश का, जो ये सब चीज़ों को समझने में, मैथ भी बहुत, वहाँ पे मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं, मैथ और कोडिंग वगैरह, मैटलैब वगैरह, तो ये सब अगर अभी से सीखना स्टार्ट कर दोगे बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ पे क्या हुआ है, मैं उस चीज़ों को समझ नहीं पाता हूँ, मेरे को बार बार पढ़ना रहता है, तब जाके मैं कवर कर पाता हूँ चीज़ों को। और बच्चे जो पढ़े हैं अच्छे इंस्टीट्यूट से, आईआईटी एनआईटी से, वो अच्छा करते हैं। पर वहाँ यही है कि पीएचडी में क्या होता है, पीएचडी में जब तुम पीएचडी करने जा रहे हो, अब मेरे को पता नहीं था, अगर तुम सब करना चाहते हो तो जब भी कहीं से पीएचडी करना चाहते हो, किस ब्रांच से करना चाहते हो, उस ब्रांच में कौन सी फैकल्टी है, फैकल्टी की क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या क्या स्टैंडर्ड है, कितने पेपर्स हैं, ये सब चीज़ें तुमको देखो। फिर जो अच्छा लगे कि हाँ ये अच्छा है, उसको तुम अप्रोच करो बाई मेल करोगे, फिर रिस्पॉन्ड करेगा नहीं करेगा उसके ऊपर है। पहले एक बार इंटरेक्ट कर लो, उसके बाद फिर तुम फॉर्म भरो, जाओ इंटरव्यू दो, अगर वो तुमको जानता होगा तो ले लेगा। तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा हुआ, मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ, ठीक ठाक तो हो गया। अदर बच्चे भी आए थे मेरे साथ, एनआईटी सूतकल से एक लड़की आई थी, उसका एमटेक करके आई थी पीएचडी के लिए, उसका नहीं हुआ। क्योंकि जब तुम एमटेक करके जाते हो तो उनकी एक्सपेक्टेशन तुमसे बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। बीटेक करके जा रहे हो तो बस थोड़ा बीटेक तक ही है, फिर एमटेक से हो जाती है। और क्योंकि जैसे जैसे तुम चीज़ें ऊपर जाते हो ना, चीज़ें बहुत डिटेल्स में हो जाती हैं और बहुत ब्रीफ में हो जाती हैं। अभी जो तुम पढ़ रहे हो सोम वगैरह, आगे चल के तुमको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें सही नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, गलत है। जो तुम रियल थ्योरी पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे तुमको पता चलती हैं।
तो ये सब चीज़ें हैं। तो वहाँ पे चूँकि किस्मत मेरी अच्छी थी, मैंने बोल पाया वहाँ पे। कॉन्फिडेंस रखना है, जब भी कभी कहीं भी जाओ, कहीं भी बोलो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है कि मेरे को क्या आता है क्या नहीं आता है, ये सब चीज़ें। तो ऐसा ही कुछ हुआ, ये पूरा सफ़र रहा मेरा। अभी भी मैं हूँ, स्ट्रगल थोड़ा बहुत करना पड़ता है क्योंकि मैं उस लेवल का हूँ नहीं। ट्राई करता हूँ जितना हो सकता है, पढ़ता हूँ, बच्चों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, नंबर फिर भी नहीं आते हैं, बहुत कम नंबर आते हैं। ये सारी चीज़ें दिक्कत हैं, पर यही है, एक बार तुम पहुँच गए और अब तुम्हारे अंदर पढ़ने की इच्छा है, पढ़ना चाहते हो तुम, अगर बोर नहीं हो रहे हो। कोई होता है कि 1 दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया लगातार तो बोर हो जाता है। मेरे को पता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ से उठ के आया हूँ, मैं कहाँ हूँ, और अगर मैं हूँ यहाँ पे तो इससे ज़्यादा मुझसे मेहनत करनी है और आगे चल के मैं क्या बन सकता हूँ, और फिर मैं लोगों को बता सकता हूँ कि मैं कहाँ से उठ के कहाँ पहुँच गया, और तुम सब भी कर सकते हो। मैं नॉर्मल बच्चा हूँ और तुम सब भी ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो यही कह रहा हूँ, मैं बहुत एवरेज बच्चा हूँ, बहुत बहुत ही एवरेज, जो एवरेज बच्चे होते हैं। पर फिर भी अगर मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो तुम सबको मैं बता रहा हूँ कि अगर अभी से लग जाओगे, थोड़ा ध्यान दोगे अपने ऊपर, तो बहुत अच्छा कर लोगे। बस थोड़ा सीरियस रहना है, पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देनी है, अदर चीज़ों को भी दो। कोई बात है, कोई दोस्त है तुम्हारी, या कोई खेल में इंटरेस्ट है, दो, अच्छी चीज़ें हैं। पर पढ़ाई के लिए एक अलग नियम, उन सब चीज़ों के अलग नियम, वो सब करो, ये भी करो। क्योंकि हमेशा अगर पढ़ोगे तो डिस्ट्रैक्ट थोड़ा बहुत ऊब जाओगे। दोनों काम करो, कुछ करो, ताकि माइंड भी बना रहे, जो है माइंड और बॉडी दोनों ठीक ठाक रहे। ये सब चीज़ें रही, ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस रहा कि मैं कहा अभी भी हूँ। पर यही है, एक बार देखो, मैं पीएचडी इसलिए गया, मैं पहले ज्वाइन नहीं करना चाहता था, मैं चाहता था मैं गेट में करके कुछ पीएससी में जॉब ले लूँ। पर जब मैं वहाँ पे गया, सर ने उसके बारे में थोड़ा बहुत, अंशुमान सर ने बताया, जब मैं वहाँ पे गया तब मेरे को कॉलेज से इतना कुछ सीखने को मिला, इतना कुछ सीखने को मिला, जितना मेरे को यहाँ पे मुझे नहीं लगता कभी सीखने को मिलता। वो कॉलेज इस कॉलेज से 1 और 100 का अंतर है, 100 गुने का अंतर है। वहाँ पे जो चीज़ें तुम्हें सीखने को मिलेगी वो तुम कभी यहाँ पे एक्सपीरियंस ले ही नहीं सकते। बहुत एडवांस चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, अदर अदर कंट्रीज़ और अदर अदर जगह से, हर स्टेट से लोग हैं वहाँ पे। कुछ तो लैंग्वेज की नॉलेज होगी, इंग्लिश वगैरह बहुत अच्छी हो जाती है वहाँ पे। प्लस अदर अदर थिंकिंग के लोग रहते हैं, जब उनसे तुम्हारी दोस्ती होती है तो तुम्हें पता चलता है कि कहाँ कहाँ से लोग क्या क्या करके आए हैं। फिर तुम अपने आप को देखते हो कि तुम यहाँ से आए हो, ये सब यहाँ से आए हैं। फिर तुम कंपैरिजन करते हो कि हाँ आप तुम किसके बराबर हो, तब तुम्हें पता चलता है कि हाँ तुम किस लेवल पे हो इस टाइम। बहुत अच्छा लगता है मतलब, और बहुत अच्छा सीखने को। कॉलेज में बहुत कुछ होता रहता है, उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मैं यहाँ पे कुछ नहीं सीख पाया था बहुत ज़्यादा, वहाँ के जाके 1 साल में जितना मैंने सीखा उतना मैंने यहाँ पे 4 साल में नहीं सीख पाया। आईआईएससी और आईआईटी की वैल्यू इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ सिखाया जाता है पढ़ाई के मामले में, और चूँकि वो इस लायक तुमको बना देते हैं ताकि तुम आगे फ्यूचर में तुम्हें कभी कोई दिक्कत ना हो। तो इसीलिए आईआईएससी और इसका एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरी, पीएचडी ज्वाइन करने की दिक्कत ये भी थी कि मैंने बताया कि मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा था नहीं। मैं देखा कि अगर मैं जाता हूँ तो मेरे को पापा से अपने पैसे नहीं लेने पड़ेंगे। 37,000 मिलता है स्टाइपेंड 2 साल तक। 2 साल के बाद फिर तुम्हारी कॉम्प्ली होती है, जो तुमने 2 साल में कोर्सेज वगैरह किए होते हैं। 3-4 कोर्सेज तुमको अपने देने होते हैं कि हाँ ये इससे मेरे से पूछ लो। कुछ प्रोफेसर सेलेक्ट करने होते हैं, उनमें से कोई सिलेक्ट होकर आता है। फिर तुमसे जो 4 सब्जेक्ट कोर्स किए होते हैं, वो चार कोर्स जो तुमने दिए होते हैं, उनसे तुमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। पीएचडी करने का मतलब यही है कि तुम्हें उस सब्जेक्ट के बारे में अब अच्छे से नॉलेज हो, हर तरीके की नॉलेज, कुछ भी पूछ सकते हैं तुम्हें। इसलिए पीएचडी जब तुम कर रहे हो, एमटेक और बीटेक में तो चलो ठीक है, काम चलाओ हो जाता है, पर जब तुम पीएचडी कर रहे हो तो तुम ये नहीं कर सकते किसी तरह में पास होना है। तुम्हें अच्छे से उस सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। अगर तुम इतना करते हो तुम्हें कॉम्प्री में कोई दिक्कत नहीं होती है। बस यही दिक्कत है, अगर तुम कॉम्प्री फेल नहीं कर सकते हो, पास नहीं कर सकते हो, मतलब 2 साल बाद फिर तुमको निकाल दिया जाएगा कॉलेज से। तो कॉम्प्री पास करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए जो 2 साल होते हैं उसमें अच्छे से पढ़ना होता है ताकि तुम उस लेवल के हो जाओ और कॉम्प्री पास करने के बाद फिर जो है जेआरएफ कन्वर्ट हो जाता है, एसआरएफ या कुछ करके उसमें 42,000 स्टाइपेंड मिलने लगती है। अगर तुम्हारा सीजीपीए 8.5 सीजीपीए से ऊपर है, पीएमआरएफ का एक ऑप्शन होता है, उसमें तुमको 1 लाख पर मंथ मिलता है।
तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि तुम अपनी फैमिली की कंडीशन भी थोड़ी बहुत मैनेज कर सकते हो। तो ये दिक्कत जो है, सर का प्रेशर नहीं होता। जब तुम प्रिपरेशन करने जाते हो बाहर किसी एग्जाम को, तो प्रेशर रहता है कि हाँ पैसे लेने हैं, पैसे देने हैं, अभी तक मैं कुछ कर नहीं पाया, कितने साल तक। तो कोई प्रेशर नहीं है, तुम पैसे की वजह से फ्री रहते हो। बस वहाँ पे प्रेशर थोड़ा रहता है, हैक्टिक रहता है शेड्यूल, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अगर तुम अच्छे इंस्टीट्यूट से नहीं हो, अगर तुम्हारी नॉलेज बहुत अच्छी नहीं है। तो अगर तुम सबको कोई क्वेश्चन और पूछने हो तो तुम पूछ सकते हो। बाकी ये सब कुछ रहा मेरा एक्सपीरियंस, और कुछ जानना हो तो मैं बता सकता हूँ। कितने टाइम तक सिलेबस खत्म कर लेना चाहिए गेट के पेपर से? देखो, सिलेबस ख़त्म करना मैंडेटरी नहीं, मैंने बोला ख़त्म कर लोगे उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि तुम ख़त्म करने के बाद उस सब्जेक्ट के बारे में कितना जानते हो इससे, और उसको जानने के बाद तुम अगला सब्जेक्ट कितना अच्छे से पढ़ सकते हो इससे। अगर तुम भूल जा रहे हो पढ़ के तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए कोशिश ये करो कि रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहो, और उसको भूलो नहीं। कोर्स ख़त्म करना ज़रूरी है। कम से कम अगर तुम अच्छा नंबर लाना चाहते हो 50 या 50 से ऊपर, तो 80% कोर्सेज तुम्हें ख़त्म करने होंगे। जैसे कि इन्वायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, जियोटेक, स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत में 2-4 कुछ चैप्टर्स हैं उसके, उसको पढ़ लो। फ्लूइड मैकेनिक्स, होम, सर्वेइंग से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं इस टाइम गेट में, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। सर्वेइंग हो गया, ओपन चैनल फ्लो हो गया, ये सब कोर्सेज जो हैं बहुत अच्छे नंबर उठाते हैं। जितने भी मेन कोर्सेज, ये सारे मैथ्स, ये मेन कोर्सेज हैं। ये अगर तुम इसको पढ़े हो, इस पर तुम्हारा कमांड है, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारा नंबर 50 से कम आएगा। 50 नंबर बहुत आराम से आ जाएगा। मेरे भी नंबर आ सकते हैं, ऐसा नहीं था मेरा 38 नंबर ही आते। मैंने बहुत क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स किए, कुछ क्वेश्चंस मैं नहीं ध्यान दे पाया, जल्दीबाजी में गलत कर दिया। वहाँ पे ये सब चीज़ें ध्यान देना है जब तुम कर रहे हो, और ये सब चीज़ें जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे इससे सही होती हैं। मेरे साथ बहुत बच्चे थे जो अदर सब्सक्रिप्शन वगैरह, अनअकैडमी और सारी चीज़ें लेके बैठे थे, मेरे बराबर नंबर नहीं ला पाए। मैंने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया पूरे, मेरी पूरा एम यही था, मेरी पढ़ाई का। मैं अपने घर से बहुत कम पैसा लेना चाहता था अपने ऊपर। अगर पेपर तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पीएचडी करने का कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है पीएचडी की। यहाँ पे भी कई गेस्ट फैकल्टी आती है पीएचडी करते हुए, क्योंकि उनके पास पेपर नहीं है। अच्छी इंस्टीट्यूट और बेकार इंस्टीट्यूट से मतलब ही यही होता है, इंस्टीट्यूट में अच्छे प्रोफेसर्स होते हैं, अच्छी चीज़ें तुमको बता सकते हैं, तुम अच्छा पेपर कर सकते हो, इसीलिए अच्छे इंस्टीट्यूट की वैल्यू होती है। तो बाहर जितना, अगर तुम बाहर जा सकते हो एमटेक करने के बाद, तो बहुत अच्छी बात है। अगर प्रोफेसर से बॉन्डिंग बना लो, पर बहुत कम होता है ऐसा, पर अगर हो पाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आईआईएससी बेस्ट है पीएचडी के लिए, इसकी वैल्यू एज़ कम्पेयर टू आईआईटी ज़्यादा बेहतर है, ये मैं कहूँगा। हाँ, पीएचडी वगैरह तभी करो जब तुम्हारे अंदर पढ़ने की इच्छा हो, वरना इतनी पढ़ाई होती है। कभी शुरू में जब पहले साल में गया था 6 महीने में, मैं भी बोर हो गया था कि मैं पीएचडी करूँ ही या किसी एग्ज़ाम की तैयारी करूँ। मेरा जेईई मेंस में निकल गया था प्री, अभी जो भी हुआ है, फाइनल एग्जाम तो हो गया, शायद कैंसिल भी हो गया शायद। हाँ, प्री हो गया था मेरा, फाइनल के लिए मेरा एग्ज़ाम था, इसलिए मैंने तैयारी नहीं की। प्री मैंने जैसे तैसे जो है 1-2 दिन पढ़ा उसके लिए। जी, सेंटर मेरा मैसूर गया था, तो घूमने के चक्कर में मैं चला गया, दे गया, तो मेरा हो गया था प्री। फाइनल किया, मैंने दिया ही नहीं फाइनल। अब की बार जो हुआ कैंसिल हो गया शायद अभी, पर मैंने उसको दिया भी नहीं कि मैं एग्ज़ाम, तो मैं अब श्योर हो गया था कि अब उस टाइम मेरे को पता नहीं था ये सब करना है, बहुत अनश्योरिटी थी, बहुत मेहनत पड़ रही थी। और चूँकि हमेशा मैं यही कहूँगा कि जब भी अपने पास लोगों के साथ रहो, किसी के साथ भी पॉजिटिव एनवायरनमेंट, लोगों के साथ रहो, हमेशा अपने साथ पॉजिटिव लोगों को रखो जो कहे कि हाँ तुम कर लोगे। एक बच्चा है, मेरा दोस्त है, एनआईटी से आया है, एनआईटी ट्रिची से, वो हमेशा मोटिवेट करता रहता है मेरे से, बहुत तेज़ है वो, हमेशा मोटिवेट करता रहता है कि तुम कर लोगे, तुम कर लोगे, तुम कर लोगे। वो खुद बहुत तेज़ है, हमको कहता है कि तुम भी कर लोगे, बहुत हेल्प भी करता है मेरी। तो जैसे तुम बहुत तेज़ हो, जैसे अभी मैं क्या किया हूँ, मैं मेरे टॉपिक को डिसाइड में कोर्स वर्क में ही लगाऊँ। वो बच्चा इतना तेज़ है कि वो अपने कोर्स वर्क के साथ हमसे ज़्यादा कोर्स किया है, और अपना पीएचडी टॉपिक काम भी कर रहा है, वर्क रिसर्च वर्क भी कर रहा है साथ साथ। ये दिक्कत होती है थोड़ा पीछे आने में और आगे रहने में।
डिफरेंस हो जाता है। अगर उसकी पीएचडी 5 साल में कंप्लीट हो जाएगी, मेरी पीएचडी 6 तक जाएगी। 1 साल का डिफरेंस लगभग हो जाता है लास्ट में, क्योंकि वो बहुत तेज़ है ऑलरेडी। टिची से पढ़ने का मतलब ये बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है वो भी। अगर तुम वहाँ से बीटेक वगैरह करते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए जो है फ़र्क पड़ता है, इंस्टीट्यूट का बहुत फ़र्क पड़ता है, ये बात हमेशा याद रखो। कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है तो उसका रीज़न है कि वो क्यों अच्छा है। तुम जो चीज़ें आईआईएससी में जाके सीखोगे वो तुम कहीं नहीं सीख सकते। ये सब चीज़ें हैं। बाकी और कोई बात कुछ पूछना है? ये सब देखो डिपेंड करता है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब किया हो, तो अगर तुम्हारी फैमिली की कंडीशन अच्छी है, ठीक है, तुम चाहते हो कि तुम कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम अगर यूपीएससी वगैरह चाहते हो तो अलग बात है। नॉर्मल एग्ज़ाम चाहते हो और तुम्हारे अंदर पढ़ने की इच्छा है, तुमको लगता है कि तुम निकाल लोगे, फैमिली की कंडीशन बहुत बेकार है नहीं, तो एग्ज़ाम की तैयारी करो। क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बाद क्या होती है कि लाइफ थोड़ी सेटल हो जाती है। अभी देखो पीएचडी में दिक्कत क्या है, मैं कर रहा हूँ पीएचडी, ठीक है, मैंने बोल तो दिया ये बात, पर मेरा पीएचडी के बाद मेरे पास 3 पेपर जर्नल में होंगे, इसका क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है ना। मैं काम कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ वो अनसर्टेनिटी है, कुछ श्योर नहीं है। गवर्नमेंट जॉब मिलने की जानने के बाद क्या होता है कि श्योर हो जाते हो कि हाँ तुम्हारी लाइफ ठीक है। पर ये बात हमेशा याद रखना, कुछ लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना है, जॉब से कुछ नहीं होता है। फिर बिजनेस वगैरह में ध्यान देना बाद में, अभी बस लाइफ सेटल होने की बात कर रहा हूँ। तो मैंने गवर्नमेंट जॉब और इन सब में अलग होने का रीज़न खाली यही है। तुम्हारे पास अगर बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रेशर है, कुछ चाहते हो कि अपने घर से कुछ नहीं लेना है, अपने बल पे जीना है, इन सब में चले जाओ, बहुत अच्छी चीज़ है। गवर्नमेंट जॉब में भी अगर तुम बीटेक करते करते निकाल लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चे निकाल लिए हैं, एक बच्चा निकला है आरआरबी जेईई में बीटेक के बाद, मेरे बैच का, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो वो सब तुम पे डिपेंड करता है, तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें करना क्या है। तुम्हारे पापा या तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, वो कितने को मैनेज कर सकते हैं, तुम क्या चाहते हो, इन सब पे डिपेंड करता है। वो पर्सनल चॉइस हो सकती है कि आप सब। और कोई बात? बस।